रुद्र और मेधा के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा था। मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव पर था। दोनों ही अब थकने लगे थे। मैदान में भीड़ के बीच हलचल मची थी। रुद्र के मुंह से खून निकल रहा था। मेधा ने झूठी मगर विश्वास से भरी आवाज में कहा, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है रुद्र, तुम हार चुके हो। रुद्र ने भी मेधा को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, अभी तो यह खेल शुरू हुआ है, अभी तो तुमने मेरी युक्ति का स्वाद चखा ही नहीं। रुद्र को भी कोई युक्ति आती थी ने सोचकर मेधा कुछ पल तो हैरान हुआ, फिर सोचने लगा, इसके पास ऐसी भी कौन सी युक्ति होगी, वंश की निचले दर्जे की कोई युक्ति ही होगी। मेधा हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम भी कोई युक्ति जानते हो, कोशिश करके देख लो। रुद्र ने बिना देरी करते हुए अपनी गति बढ़ाई और मेधा के करीब आ गया। रुद्र ने आभासी मुष्टिका का वार मेधा पर कर दिया। पहली ऊर्जा से भरा मुक्का मेधा के मुंह की ओर बढ़ा। रुद्र के मुक्के को सीधा उसकी ओर आते देख मेधा हंसने लगा। वो बोला, तो ये है तुम्हारी कमजोर युक्ति, इस तो कोई बच्चा भी कर सकता है, सिर्फ हाथ चलाने को कोई युक्ति नहीं कह सकता है। मेधा ने लापरवाही से अपने हाथों में ऊर्जा जलाकर रुद्र के मुक्के पर दे मारा। मेधा की हैरानी का कोई ठिकाना कोई नहीं रहा। जब मेधा का मुक्का रुद्र के मुक्के के पर हो गया, तभी उसका ध्यान गया कि एक मुक्का उसके मुंह की ओर बढ़ रहा है, पर इस बार उसके पास पलटवार करने का वक्त ही नहीं रहा। उसे अब समझा आया कि पहला मुक्का केवल एक भ्रम था। रुद्र का ऊर्जा से भरा हाथ जब मेधा के चेहरे पर पड़ा, मेधा खून उगलते हुए मंच से बाहर जा गिरा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैदान में जैसे कोई बैठा ही नहीं हो। सन्नाटा को चीरते हुए मायरा चिल्ला उठी, रुद्र जीत गया, रुद्र ने मेधा को हरा दिया। फिर एक पल के सन्नाटे के बाद तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। मेधा मंच के बाहर गिरकर यह मुकाबला बिना किसी शक के हार चुका था। मेधा अपने मुंह खून से निकलते को पोंछते हुए वहां से निकल गया। मायरा सबसे पहले मंच पर चढ़ गई और रुद्र का माथा चूमते हुए बोली, मेरा छोटा भाई तो वीर योद्धा बन गया, बहुत बहुत बधाई। अपना पहला मुकाबला जीतने की अब ये बता, कहां गया था तू? तुझे ढूंढ ढूंढ कर बड़े भाई और पिताजी कितने परेशान थे, तू जानता भी है। रुद्र ने अपनी बड़ी बहन की आंखों में चिंता के गहरे निशान देखे तो बोला, बड़ी बहन मायरा, मैं अपने लापता होने की कथा आपको विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा। आप बस इतना समझ लीजिए, मैंने किसी को वचन दिया है, पर जहां भी गया था लाभ ही प्राप्त करके आया हो। मायरा जानना तो चाहती थी, पर रुद्र के वचन का सम्मान करके चुप रह गई। रुद्र अपने भाई बहनों की और वंशों वालों की बधाई लेता चला गया। वो देख रहा था, आज वो लोग भी बधाई दे रहे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। रुद्र को गुरु अवधेश ने शाम को एक रहवास में मिलने को कहा था, जहां गुरु अवधेश रह रहे थे। रुद्र सबसे मिलकर रहवास की ओर बढ़ चला। रहवास शहर के बाजार के बीच में था। आज रुद्र बाजार से गुजरते हुए रहवास की ओर जा ही रहा था कि उसके सामने एक 11 साल की दुबली लड़की आ खड़ी हुई। उसका चेहरा जैसे किसी देवी की मूर्त हो, आंखों में हिरानी की चंचलता, चाल में नागिन सी लचक। ये लड़की और कोई नहीं, चंद्रिका पंचक थी। चंद्रिका पंचक एक साफ दिल युवती है जो रुद्र से मन ही मन प्रेम करती थी। रुद्र को वंश प्रतियोगिता में देखते ही चंद्रिका प्रेम में पड़ चुकी थी। उसे रुद्र के ताकतवर या कमजोर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चंद्रिका रुद्र को बाजार में देखते ही दौड़कर उसके पास आ पहुंची और रुद्र से बड़ी कोमलता से बोली, रुद्र, तुम वापस लौट आए, मुझे बहुत अच्छा। क्या हम साथ बाजार घूम सकते हैं? रुद्र को चंद्रिका से प्रेम तो नहीं था, परंतु वो चंद्रिका को अपना अच्छा मित्र मानता था। वो उसे मना तो करना चाहता तो था, पर कर नहीं पाया। रुद्र बोला, चंद्रिका, मुझे कुछ जरूरी कार्य था, पर कुछ समय तो साथ घूम ही सकते हैं। चंद्रिका की आंखों में चमक थी। वो चहकते हुए बोली, जरूर, कुछ ही समय लूंगी तुम्हारा। चला, हम उस तरफ चलते हैं। और दोनों फिर साथ बाजार में इधर उधर घूमने लगे। चंद्रिका बार बार रुद्र को मोहने का प्रयास करती रहती, पर रुद्र उसके व्यवहार को केवल
दो मित्रों के बीच की बातचीत के जैसे ही लेता था। कुछ समय बिताने के बाद चंद्रिका के जाने का समय हो गया। वो रुद्र से विदा लेकर चली गई। रुद्र ने चंद्रिका को मुस्कुराकर विदा किया। रुद्र को तभी भान हुआ कि गुरुजी से मिलने का वक्त हो चला है, उसे रहवास की ओर जाना चाहिए। रुद्र ने एक सुनसान गली में जाकर अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लिया। वो गुरु के आदेश के अनुसार किसी को यह पता नहीं लगाने दे सकता था। आज रुद्र अपने चेहरे पर कपड़ा लपटे रहवास में आ गया। गुरु अवधेश के कक्ष का पता पूछकर कक्ष में आ गया। गुरु अवधेश अपने पलंग पर ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। कक्ष में किसी को आते सुन गुरु अवधेश ने अपनी आंखें खोल ली। सामने रुद्र को खड़ा देख गुरु अवधेश ने उसे अपने करीब बुलाकर कहा, रुद्र, तुम आ गए तो बताओ कैसा रहा आज का दिन? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज तक का सबसे उत्तम दिन रहा था गुरुदेवा। आपने मुझे यहां बुलाया था, आज्ञा दीजिए। गुरु अवधेश ने रुद्र से कहा, तुम्हें आज एक विशेष विद्या की जानकारी देने के लिए यहां बुलाया है। क्या तुमने शस्त्र शोधक का नाम सुना है? रुद्र असमंजस में पड़ा गया। उसने कभी यह नाम नहीं सुना था। उसने कहा, शस्त्र शोधक? नहीं गुरुदेव, ने नाम मैंने कभी नहीं सुना। गुरु अवधेश ने फिर रुद्र को बताते हुए कहा, शस्त्र शोधक नेनिया शहर के लिए शायद अनजान विधा है, परंतु पूरे एरिस में शस्त्र शोधक एक विशेष और सम्मानित विद्या है। शस्त्र शोधक नए हथियार और नई धातु निर्माण का कार्य करते हैं। शस्त्र कई प्रकार के होते हैं। इसे शक्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मानव प्रकार का शस्त्र सबसे कमजोर शस्त्र माना जाता है। मानव प्रकार के अलावा शस्त्र योद्धा, असुरी और दैविक प्रकार के होते हैं। रुद्र अवधेश की बातों को ध्यान से सुने जा रहा था और जानकारी को दिमाग में समेट रहा था। गुरु अवधेश ने आगे बताते हुए कहा, दैविक प्रकार का शस्त्र आज तक कभी नहीं देखा गया है। सुना है कि उसमें अपने एक वार से हजारों की सेना को हारने की क्षमता होती है। मेरा यह सब बताने का कारण यह है कि मैं एक शस्त्र शोधक हूं और मैं चाहता हूं तुम भी यह विद्या सीखो। रुद्र ने उत्साहित होकर कहा, क्या सच में मैं भी एक शस्त्र शोधक बन सकता हूं? अगर हां तो मैं अवश्य इस विधा को सीखना चाहूंगा। गुरु अवधेश ने गंभीरता से कहा, रुद्र, अगर तुम शस्त्र शोधक बनना चाहते हो तो तुम्हें योद्धा स्तर का तीसरा पड़ाव पार करना होगा, अन्यथा तुम धातु की जलन को सह नहीं सकोगे। रुद्र ने निराशा होते हुए कहा, मतलब मैं 2 साल तो ये विद्या सीख नहीं पाऊंगा। गुरु अवधेश ने विश्वास से कहा, रुद्र, तुम्हें 2 वर्ष नहीं 2 माह में योद्धा स्तर के तीसरे पड़ाव पर अवश्य पहुंचा दूंगा। बस तुम्हें कुछ और वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। रुद्र को गुरु अवधेश की बात सुनकर अपने पहले पड़ाव पर पहुंचने वाले दिन की याद आ गई और उसकी रूह कांप उठी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए गुरु अवधेश से कहा, गुरु अवधेश, क्या मुझे इस बार भी पुराने वाला दर्द झेलना पड़ेगा? गुरु अवधेश रुद्र की बात की सुन हंस पड़े। रुद्र, चिंता मत करो, इस बार दर्द नहीं होगा। बस तुम्हें उन वस्तुओं का प्रबंध करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर गुरु अवधेश ने रुद्र को सारी जानकारी दे दी और वहां से जाने की आज्ञा दी। रुद्र अपने घर की ओर लौट चला। घर पर पहुंचकर रुद्र विचार में पड़ा था कि गुरुदेव ने मुझे सामान तो बता तो दिया है, पर यह नहीं बताया कि ये सब चीजें कहां मिलेगी और कितने लाल सिक्के लगेंगे, क्योंकि अब तो मेरे पास लाल सिक्कों के नाम पर मेरे पास को 10 ही लाल सिक्के बचे हैं, जिसमें तो इस सामान को देखने भी नहीं मिलेगा। तो क्या रुद्र गुरु अवधेश की बताई वस्तुओं का प्रबंध कर पाएगा? क्या रुद्र बन पाएगा शस्त्र शोधक? जानने लिए बने रहे योद्धा रुद्र के साथ।